हमारे साथ जब आप सेंटर की बात करते हैं बीजेपी के लोग, व्हाट इज सेंटर? सेंटर को ये इस तरह डिफाइन करते हैं कि ट्रेजरी बेंच के वो 30 आदमी यहां हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो हम 60 इधर बैठे हुए हैं ये तो रेफरेंडम की बात कर रहे हैं। ये बहुत खतरनाक बात है। दिस इज द मोस्ट डेंजरस एंड एब्सर्ड आइडिया कि ये सा कहा जाए कि सिर्फ बीजेपी यहां तर्जुमानी करती है सेंटर की। सेंटर क्या होता है? सेंटर जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो हुकूमत वजूद में आती है ये वही है। जब वो मुंजमद होकर एक नुक्ते पर पहुंचती है तो उसको सेंटर कहते हैं। उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर जमात के लोग, हर मजहब के लोग, हर इलाके के लोग शामिल होते हैं तो सेंटर बनता है। जो सेंटर के पास ये टैक्स जमा होता है ये कोई मशीन है उनके पास? नो, ये टैक्स राठौर साहब आप वहां बैठे हैं आप ही अदा करते हैं। ये जो चाय बेचने वाला बाहर है वो भी अदा करता है और ये सारे टैक्स कलेक्ट करने के इख्तियारात सेंटर के पास हैं। जो टैक्स उनके पास जमा होता है, जो वेल्थ उनके पास जमा होती है, जिसको बाद में वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसमें जम्मू कश्मीर के लोगों का अपना हिस्सा होता है। जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के तहत हमें मिलता है ये खैरात नहीं मिलता। इसके लिए प्लीज लेट मी स्पीक। और अगर आप मुझे इंटरप्ट करेंगे, जहां मैं गलत कहूंगा अपने जवाब दे देना। मुझे जो इंटरप्ट करेगा मैं उसको कभी नहीं बात करने दूंगा। लेट मी स्पीक। जहां मैं गलत कहूंगा आप मुझे कह देना मैं गलत बात करता हूं। मैंने जब यहां खड़ा होने का फैसला किया है तो दो जगह में जवाब दे हूं। एक उसके सामने जिसके सामने मैं बात कर रहा हूं, जो देख रहा है, और दूसरा इस हाउस के सामने। उमर साहब ने जब ये बजट पेश किया है तो ये बजट ख्वाहिशात का बजट नहीं है। ये हम सब की ख्वाहिशात के मेयार पर उतरने वाला बजट नहीं है। ये मुमकिनात पॉसिबिलिटीज का बजट है। ये एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच का बजट है। मैंने ये कहा कि ये वो पहला कदम साबित हो सकता है जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा सकता है। 30 साल यहां जब बंदूक का राज चला तो उसमें से 10 साल ऐसे रहे हैं जो हड़ताल के रहे हैं, हड़ताल। और ऐसा कल्चर बदकिस्मती से यहां बना जिसकी वजह से हमारे नौजवान जाया हो गए, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया, हमारा टूरिज्म खत्म हो गया, हमारा हॉर्टिकल्चर खत्म हुआ, हमारे एग्रीकल्चर पे इसके असरात पड़े, हमारा जो सोशल फैब्रिक था वो खत्म हुआ। सारी दुनिया के अंदर एक ऐसा मैसेज चला गया कि जैसे कश्मीर बाकी इतना जल रहा हो और इतना एक खतरनाक सरजमीन के तौर हो कि लोगों ने यहां आना जाना बंद किया। और जब वायलेंस किसी जगह होता है तो वायलेंस कंज्यूम्स इटसेल्फ। वायलेंस खुद को भी खत्म करता है। वायलेंस की कोई हद नहीं होती है, इस तरह की डार्कनेस होती है। तो जो ये हमको इंस्टेबिलिटी रही है पिछले 75 साल, क्या इसके जिम्मेदार कश्मीरी थे, जम्मू के लोग थे, या लद्दाख के लोग थे, या ये हमने इनहेरिट किया था? जम्मू कश्मीर का कोई भी एक लीडर साबित करे जो बड़े दर्जे का और बड़े रुतबे का रहा हो, जिसने टू नेशंस थ्योरी की हिमायत की हो 1947 में। जो ये कन्फ्लिक्ट हमने इनहेरिट किया, ये हमने उस वक्त इनहेरिट किया जब हम उस समाज और सोसाइटी का या उस मुल्क का हिस्सा ही नहीं थे जहां उस वक्त टू नेशंस थ्योरी पर बात हो रही थी और टू नेशंस थ्योरी के हिसाब से मुल्क को तकसीम किया गया। हमने उस मुसीबत को इनहेरिट किया जिसका हम कभी हिस्सा नहीं रहे हैं। और जब हमने ये कन्फ्लिक्ट इनहेरिट किया और वो आइडियाज इनहेरिट किए जो ना मेरे दादा ने कभी मांगे थे, ना इनके बुजुर्गों ने कभी मांगे थे, हम तो वॉलंटियरली इस मुल्क का हिस्सा बने थे। हमने कन्फ्लिक्ट को इनहेरिट किया। अब जब हमने इसको इनहेरिट किया तो हमारे साथ खड़ा कौन रहेगा? हमारे साथ जब आप सेंटर की बात करते हैं बीजेपी के लोग, व्हाट इज सेंटर? सेंटर को ये इस तरह डिफाइन करते हैं कि ट्रेजरी बेंच के वो 30 आदमी यहां हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो हम 60 इधर बैठे हुए हैं ये तो रेफरेंडम की बात कर रहे हैं। ये बहुत खतरनाक बात है। दिस इज द मोस्ट डेंजरस एंड एब्सर्ड आइडिया कि ये सा कहा जाए कि सिर्फ बीजेपी यहां तर्जुमानी करती है सेंटर की। सेंटर क्या होता है? सेंटर जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो हुकूमत वजूद में आती है ये वही है। जब वो मुंजमद होकर एक नुक्ते पर पहुंचती है तो उसको सेंटर कहते हैं। उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर जमात के लोग, हर मजहब के लोग, हर इलाके के लोग शामिल होते हैं तो सेंटर बनता है। जो सेंटर के पास ये टैक्स जमा होता है ये कोई मशीन है उनके पास? नो,
ये टैक्स नासिर साहब आप वहां बैठे हैं, आप भी अदा करते हैं, ये जो चाय बेचने वाला बाहर है वो भी अदा करता है, और ये सारे टैक्स कलेक्ट करने के इख्तियारात सेंटर के पास हैं। जो टैक्स उनके पास जमा होता है, जो वेल्थ उनके पास जमा होती है, जिसको बाद में वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसमें जम्मू कश्मीर के लोगों का अपना हिस्सा होता है। जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के तहत हमें मिलता है, ये खैरात नहीं मिलता। इसके लिए प्लीज लेट मी स्पीक, और अगर आप मुझे इंटरप्ट करेंगे, जहां मैं गलत कहूंगा अपने जवाब दे देना। मुझे जो इंटरप्ट करेगा मैं उसको कभी नहीं बात करने दूंगा। लेट मी स्पीक, जहां मैं गलत कहूंगा आप मुझे कह देना मैं गलत बात करता हूं। जो ये टैक्सेशन के इख्तियारात हैं, ये फेडरल गवर्नमेंट के पास है। उमर अब्दुल्ला साहब के पास सिर्फ एक इख्तियार है यहां टैक्स लगाने का, लेकिन उसके लिए अमेरिका होना चाहिए, प्रॉपर्टी टैक्स। अमेरिकन रियासतों में कुछ के पास अपना इख्तियार है, वो प्रॉपर्टी टैक्स लगाते हैं। जम्मू कश्मीर में हमने ये कल्चर डेवलप नहीं किया है। जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने ये कहा था कि मुझे कौम की तामीर करनी है, मुझे कभी जिंदगी में मौका मिला तो मैं जरूर बताऊंगा, मुझसे कुछ खताएं हुई हैं उनको दुरुस्त करने की कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा था कि मुझे एक कौम तामीर करनी है, और जब कौम तामीर की जाती है तो खैरात में कभी तामीर नहीं की जाती। हाथ ऐसे रख के कौमें तामीर नहीं होती हैं। कौमें तामीर तब होती हैं जब सर उठा के चलने की कौमों के अंदर हिम्मत और जिस्म पैदा की जाए, और शेख साहब का मिशन वो था। इसीलिए जब उन्होंने कहा था कि मुझे इस सब्सिडी के लिए जम्मू कश्मीर को आजाद करने की कोई जरूरत नहीं थी, उन्होंने ये कहा था कि मैंने जम्मू और कश्मीर को सोने की चैनों में बंद रखने के लिए मैंने हिंदुस्तान के साथ इल्हाक नहीं किया। मैंने हिंदुस्तान के साथ इल्हाक इसलिए किया कि हम इज्जत और विकार के साथ यहाँ रहेंगे, और इसीलिए उन्होंने उस वक्त फंडामेंटल राइट्स को यहाँ लागू नहीं होने दिया, क्योंकि जो वो रिफॉर्म्स करना चाहते थे उसमें वो प्रॉपर्टी राइट्स नहीं देना चाहते थे। अगर प्रॉपर्टी राइट्स दे देते तो उसके बाद फिर यहाँ लैंड रिफॉर्म्स नहीं होती जो बाद में बाकी ममालिक ने की है। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि सवाल ये पैदा होता है कि जो पिछले 70 साल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है, who will compensate that? Should we be punished for that? For being loyal to our own nation? जो 30 साल यहां बंदूक आई, मैं बॉर्डर पे नहीं था, मेरे भाई बॉर्डर पे थे, वो पंजाब के थे या हरियाणा के थे, जहां के भी थे, उन्होंने कुर्बानियां दी हैं। लेकिन इस रियासत के अंदर जहां कन्फ्लिक्ट हो रहा था, खुदा ना करे अगर ये जंग हो गई होती दो मुल्कों के दरमियान, तो क्या पता है आज हमारा हशर क्या होता। तो जो जम्मू कश्मीर के लोगों ने सियासी कीमत अदा की है इस कन्फ्लिक्ट की, और इक्तिसादी कीमत अदा की है उस कन्फ्लिक्ट की, उसका हल क्या है? आप या ये या वो या हम ये समझते हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब हुकूमत संभालेंगे और उसके बाद एक ऐसा बजट लाएंगे जिस बजट में वो हर आदमी को उसकी ख्वाहिश के मुताबिक रिलीफ दे। कौन चीफ मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर और हुकूमत ऐसी नहीं होगी। जिस वक्त मुफ्ती साहब की हुकूमत थी, पहला बजट जब पेश हुआ तो उसमें यह कहा गया कि हम जो डेली वेजर्स हैं उनको मुस्तकिल करेंगे 1 साल के अंदर। दूसरे साल जब मैंने तकरीर की, वो तकरीर इस वक्त भी ऑन रिकॉर्ड है, मैंने कहा 2000 करोड़ रुपया हम इन डेली वेजर्स के लिए नहीं ला सके तो हम इस रियासत की तकदीर क्या बदलेंगे। सवाल पैदा यह होता है कि जो हमारा नुकसान हुआ है इस कन्फ्लिक्ट की वजह से, उसकी भरपाई कैसे होगी। अब जम्मू कश्मीर में एक अमन है, और इस अमन के विटनेस खुद प्राइम मिनिस्टर साहब उस वक्त बने और होम मिनिस्टर साहब उस वक्त बने जब इन्होंने 15 अगस्त, 26 जनवरी और उसके बाद ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि अब जम्मू कश्मीर की तकदीर बदलेगी, अब जम्मू कश्मीर में तरक्की के वो रास्ते खुलेंगे कि लोग जम्मू कश्मीर को देखेंगे, हम उनकी बात को बिल्कुल मानो अन मानते हैं। और हम तवक्का रखते हैं कि इस सिलसिले में एक पेशरफ्त होनी चाहिए। आपने एक है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड पॉलिटिकल कॉम्पैक्ट, ऑनरेबल